नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आज एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं, जिसको कि हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। आरओ की मुख्य परीक्षा में इससे डायरेक्ट 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए आपको सिंपल एक टेबल बनानी है, कुछ चीज़ें लिख देनी है और 15 के 15 नंबर आपको मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इनको कैसे लिखा जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, और सबसे बड़ी बात ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या नहीं लिखा जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ 2021 की मुख्य परीक्षा का ये पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 15 नंबर का सीधा सा एक प्रश्न होता है और ये आपको पूरे मिल सकते हैं। बस आपको एक टेबल बना के सारी चीज़ों को यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। चलिए पूरे प्रोसेस को आसानी से समझते हैं। इसमें स्टार्टिंग हमें कहाँ कहाँ से करनी है। तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर भी करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं सारणी रूप लिखा ही क्यों जाता है, जरूरत क्या है, हमें क्या काम है इसका सारणी रूप को लिखने का। एक बार तो पहले हम उतना बड़ा लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद उसका सारणी रूप लिखते जा रहे हैं। तो जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब मान लिया कोई एक ही विषय पर अनेक उत्तर अथवा पत्र जो है वो प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए हमें सारणी रूप लिखना जरूरी होता है। जैसे मान लिया कोई एक अधिकारी है, उसने अपने अधीनस्थों को, कई जो उसके अधीनस्थ हैं उनको सबको लेटर भेजा किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। और जब सभी अधीनस्थ उनको रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अब अधिकारी के पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि जो जितने मतलब लोगों को उन्होंने भेजा है वो सबका बैठ के लेटर पढ़ते रहें। तो वहां पे ये कहा जाता है कि इसका आप टेबुलर फॉर्म बना दो, एक सारणी रूप बना दो, जिसमें कि सारी चीजें आ जाएं, जो मुख्य चीजें हैं वो हमारे सामने निकल कर आ जाए। तो इसलिए लिखा जाता है सारणी रूप। अब इससे होता क्या है, कम समय में यानी अत्यल्प समय में सारगर्भित तथ्य को जाना जा सके। जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ा लेटर है या इतना बड़ा लेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं और इसका सिर्फ एक लाइन में इस तरह से 5-6 पॉइंट में कर दिया और मेन चीज हमने यहाँ पे देख ली कि उसका विषय और आशय क्या है, तो पूरे लेटर का एक हिसाब से आइडिया हमें लग गया कि इस पत्र में भेजा क्या गया है। तो ये विशेष चीजें हैं जिनको हमें विशेष यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अब कोई भी जब टेबुलर फॉर्म लिखा जाता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, सब चीजें बिल्कुल इसके ऑर्डर को इधर उधर नहीं करना है। सबसे पहले क्या होगा, क्रम संख्या होगी, और क्रम संख्या आप हमेशा एक ही लिखेंगे पत्र में। ठीक है। उसके बाद आएगा पत्र संख्या, यानी जो पत्र होगा उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, पत्र संख्या लिखी होगी। देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है, ये यहाँ पे देखते हैं हम। हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पत्रांक या पत्र संख्या, एक ही बात है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है पृष्ठांकन संख्या, आप दोनों को मिलाएंगे तो दोनों आपको सेम ही मिलेंगे। लेकिन पत्रांक संख्या और पृष्ठांकन संख्या ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया पत्र संख्या क्या होती है कि एक संदर्भ नंबर होता है, संदर्भ नंबर होता है जो पत्रांक संख्या होती है। और पृष्ठांकन संख्या क्या होती है, वो पेज नंबर होता है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें सेम है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पत्रांक है या पृष्ठांकन संख्या है ये दोनों सेम ही है यहाँ पे। ठीक है। दिनांक आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 जनवरी 2022, 20 जनवरी 2022 दिया गया है। सारी चीजें यहाँ पे पत्र संख्या और दिनांक में ये फिल हो जाएगी। अब रही बात प्रेषक की, तो प्रेषक में क्या आएगा, तो देखिए प्रेषक में ये सीधा सीधा लिखा गया है। आपको ऐसे ही एज इट इज इसको लिख देना, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है। ना कहीं कोई कॉमा बढ़ाना है ना कुछ करना है। जहां पे सचिव कॉमा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ सीधा आपको लिख देना है। शिक्षा निदेशक कॉमा उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा प्रेषिती में। ये प्रेषक यहाँ पे आ जाएगा और प्रेषिती मतलब किसको भेजा जा रहा है। देखिए प्रेषक और प्रेषिती में अंतर होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रेषक का मतलब ये होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, इसको सेंडर कहते हैं इंग्लिश में, इसको सेंडर कहते हैं यानी भेजने वाला। और प्रेषिती वह होता है जिसे पत्र भेजा जाता है या जिसको पत्र संबोधित किया जाता है, वो प्रेषिती होता है। ठीक है। आप इसको सिंपल रिसीवर समझ सकते हैं और ये सेंडर है, यानी प्रेषक मतलब जो भेज रहा है और प्रेषिती मतलब जो रिसीव कर रहा है। एक बात यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देनी चाहिए कि जो प्रेषक और प्रेषिती में लिखा जाता है केवल पद नाम लिखा जाता है, उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर मान लिया नाम लिखा है तो नाम हम हटा देंगे, केवल पदनाम लेकर आएंगे यहाँ पे लिखने के लिए। और जो संक्षिप्त कार्यालय का नाम होगा वो सारा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, एक से लेकर के 5 तक की जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल लेटर में लिखा रहता है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। मैं इसको एक बार फिर से मिटा दूं, ये। ठीक है। तो क्रम संख्या एक ऑलरेडी हो गई, पत्रांक संख्या ये आपकी है ही है यहाँ पे। ठीक है। दिनांक आपको मिल ही गया, प्रेषक ये यहाँ पे है और प्रेषिती या सेवा में ये यहाँ पे होगी। ठीक है। तो ये 4 चीजें आपकी ऑटोमेटिक यहाँ से क्लियर होंगी, सॉरी 5, क्रम संख्या भी ऑलरेडी है। तो 1 से लेकर के 5 तक का ये चीज, ये बेसिक है, आसान है, बहुत ज्यादा इसमें कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली आप इसको कर सकते हैं।
अब बात आती है विषय और आशय की। आप ये कहते हैं कि जो उसकी मूल बातें होती हैं वो हम यहाँ पे आशय में डाल देते हैं, ठीक है। अब जो विषय और आशय है ये यथासंभव कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म रूप में होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये लेटर लिखा गया है, इतना बड़ा ये लेटर है, हमें इससे लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें इन्हीं चीज़ों से मतलब है, ठीक है। इन्हीं तीन या चार लाइन जो है इसको पढ़ के हम वहाँ पे उसका विषय लिखेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं कि पत्र किसके बारे में लिखा जा रहा है। स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक पैराग्राफ में होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि उसको आप पॉइंट में लिख सकते हो, तो दोनों चीज़ें सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप उसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई जो लेटर है हमारा उसको सिंप्लीफाई ही तो कर रहे हैं, लोगों को समझने के लिए ही तो बना रहे हैं, तो पॉइंट में भी वो चीज़ें आ सकती हैं। आप सिंपल अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो एक वाक्यांश में ही उसको कम से कम लिखिए। ऐसा नहीं कि उसी में 4-5 वाक्यांश आप कर रहे हैं, तो एक वाक्यांश में 2-3 लाइन में आप उसको अच्छी तरीके से पूरा समेट सकिए। या अगर पॉइंट में लिख रहे हैं तो पॉइंट में लिख दीजिए, 1-2-3 पॉइंट इस तरह से करके। अगर जो पत्र है उसका मूल निकल के आ रहा है तो आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई विषय और आशय में, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सारांश और टेबुलर फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने गद्यांश में देखा था अभी कल के सेशन में, तो उसमें सारांश लिख रहे थे हम, किसी भी पैराग्राफ का सारांश लिख रहे हैं। और यहाँ पे जो सारणीयन रूप है, सारणीयन रूप है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंस होती हैं। अब कैसे, तो सारांश जो लिखा जाता है वो किसी गद्य पार्ट का लिखा जाता है, कोई गद्यांश होता है उसका हम सारांश लिखते हैं। सारणीयन रूप किसका लिखा जाएगा भाई, तो वो कोई लेटर होगा। अब कोई शासकीय पत्र हो, अर्धशासकीय पत्र हो, कैसा भी पत्र हो, तो उसका हम यहाँ पे सारणीयन रूप लिखेंगे। दूसरी चीज, सारांश की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो आसान होती है। उसमें हम मेनली जो प्रशासनिक लैंग्वेज होती है उसका यूज नहीं करते हैं, आसान भाषा में उसका सारांश लिखते हैं किसी भी पैराग्राफ का। सारणीयन रूप क्या होता है, इसमें जो भाषा होती है वो आधिकारिक भाषा होती है, यानी जो पत्र में कहा गया है उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कोई शब्द उसको आसान बनाने के लिए हम लिख रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सारणीयन रूप में जो भाषा होनी चाहिए वो प्रशासनिक भाषा होनी चाहिए, और सारांश में जो भाषा होनी चाहिए वो अपनी निजी भाषा, निजी कहने का मतलब ये है कि आसान भाषा होनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारांश और सारणीयन रूप में डिफरेंस होता है। बाकी सारांश के बारे में हमने बताया, वो गद्य पार्ट में चलता है, यानी गद्यांश का लिखा जाता है, और सारणीयन रूप हमेशा किसी लेटर का लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनको आप कम समय में ध्यान रखें तो ये 15 के 15 नंबर आप इसको आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। लेकिन आशय पढ़ने या जो उसका विषय है उसके लिए आपको लेटर को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप पत्र को एक बार पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा 2-3 बार पढ़िए, ऐसा नहीं कि कोई जल्दीबाजी करने के लिए, लेकिन क्योंकि जो मेन चीज़ होता है किसी भी टेबुलर फॉर्मेट का वो यही होता है। यही सारी चीज़ें मुख्यतः चेक की जाती हैं कि जो पत्र में कहा गया है उसका आशय सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया। ऐसा तो नहीं है कि जो मूल चीज़ें हैं उससे भटक गए हैं। तो ये उसकी चीज़ें हैं, इसको आप अच्छी तरीके से इस तरह से करिए। अब इसका अगर हम लिखें, ये 2021 की मुख्य परीक्षा का पेपर है, मेंस एग्जाम का ये पेपर है, ठीक है। तो प्रेषक आपको पता ही लग गया, प्रेषिती या सेवा में ये भी पता लग गया, पत्रांक संख्या आपको मिल गई, दिनांक आपको मिल गया, तो सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है। देखिए निर्देश और निर्देश दोनों में डिफरेंस होता है, इसको आप हमें कमेंट करिएगा, निर्देश का मतलब क्या होता है और निर्देश का मतलब क्या होता है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन शिक्षकों को 3 वर्ष से अधिक हो गए हों उनके स्थायीकरण की अविलंब कार्रवाई करें। जिन शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण अभी रोक दिया जाए। अब इसको पढ़ने के बाद दो चीजें निकल के सामने आ रही। एक तो यहाँ पे बात कही जा रही कि राजकीय महाविद्यालय में जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं शिक्षक और जिनको 3 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं उनका स्थायीकरण किया जाए। दूसरी चीज जो निकल के सामने आ रही है कि जिन शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उनका स्थायीकरण अभी रोक दिया जाए। तो इनको आप 2 पैराग्राफ में इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों चीजों को आप यहाँ पे लिख दीजिए कि लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित 3 वर्ष से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों का क्या किया जाए, स्थायीकरण किया जाए। और दूसरी बात में ये लिख दीजिए कि जिन शिक्षकों का गोपनीय आख्या जो है वो प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण अभी रोक दिया जाए। तो ये आपका दोनों जो उसका आशय है ये हो गया, आप दोनों का आशय यहाँ पे लिख दीजिए, ये चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। या अगर आप इनको एक फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि
सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद के शिक्षा निदेशक को राजकीय महाविद्यालयों 3 वर्ष से अधिक कार्यरत अनुमोदित अध्यापकों को स्थायीकरण करने को कहा है। ये आदित्य पब्लिकेशन में बुक में दिया गया है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें सही हैं, आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए या फिर सिंपल एक पैराग्राफ में लिख दीजिए, चीजें आपकी बिल्कुल करेक्ट होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 15 के 15 नंबर पूरे मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको आसानी से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। क्रम संख्या लिखिए, पत्र संख्या लिखिए, दिनांक लिखिए, प्रेषक लिखिए, प्रेषकी लिखिए। अगर सपोज करिए पत्रांक संख्या नहीं दिया है तो कुछ मत लिख दीजिए, डैश कर दीजिए। दिनांक नहीं लिखा तो डैश कर दीजिए। प्रेषक प्रेषित तो होगा ही होगा। और मान लीजिए जो भी चीज़ें नहीं दी गई तो आप सिंपल उसको डैश कर दीजिए। बाकी जो चीज़ें आपको मिल रही वो चीज़ें आप यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो टेबुलर फॉर्मेट है, सारणी रूप है, ये 15 नंबर का होता है। और इसको आसानी से आप पूरी तरीके से इन सारे नियम को ध्यान में रखिए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी और पूरे के पूरे नंबर उम्मीद है आपको मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए। ठीक है, थैंक यू।